नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BPMI ऑनलाइन क्लास में। आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ज्ञानवर्धक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आप उसका अध्ययन करके उसको पढ़ करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द ह्यूमन आई। आप सभी लोग जानते हैं आँखों का आज के जीवन में विशेष महत्व है। एक कहावत भी है कि आँख नहीं तो जग नहीं। आँखों के माध्यम से हमें बाहरी जगत का ज्ञान होता है, दृष्टि की संवेदनाएं मिलती हैं और दृष्टि संवेदनाएं आँखों के माध्यम से ही मस्तिष्क तक उनका केमिकल प्रोसेसिंग के माध्यम से मैसेज पहुँचता है। मस्तिष्क उसका अध्ययन करता है और उसके बाद विशेष प्रकार का हमें विश्लेषण प्रदान करता है। आँखें हमारे शरीर में जो आपकी ऑसिपिटल कैविटी होती है उसमें अवस्थित रहती हैं और दो कैविटी होती हैं, इनमें अवस्थित रहती हैं। दोनों ही कैविटी में दो अलग अलग, कैविटी का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए दो गोलक हैं, उनमें आँखें व्यवस्थित हैं पहले से। उसमें जब ये अवस्थित रहती हैं तो हमें आँखें जो होती हैं वो शरीर का बाहरी वातावरण का दृष्टि संवेदना हमें मिलती है उनसे, और उनसे हमें दृष्टि का ज्ञान होता है, जिससे हम सांसारिक चीज़ों का रंग, रूप, आकार, दूरी, डिस्टेंसेशन भी उससे माप सकते हैं। तो आँखें विशेष तौर पर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आँखों के माध्यम से हम सभी प्रकार की दृष्टि संवेदनाएं जो है वो पढ़ सकते हैं, उनको अध्ययन कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। विशेष तौर पर दृष्टि ज्ञान होना जो होता है वो दृष्टि की संवेदनाओं पर निर्भर करता है, हमें किस प्रकार की दृष्टि संवेदन मिल रहा है। तो मूल रूप से आप आ जाइए कि आँखें जो ह्यूमन आई है उनका एनाटॉमिकल क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनकी संरचना है, किस प्रकार से उनको बनाया गया है प्रकृति के अनुसार, और फिर हम उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो विशेष तौर पर आप सभी लोग जानते हैं आँखें जो होती हैं वो गोल अंडाकार गोल होती हैं और उनका 2/3 हिस्सा हमें बाहर की तरफ दिखता है, बाकी का हिस्सा हमारे अंदर कैविटी में धसा हुआ रहता है, ऑर्बिटल कैविटी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आँख की संरचना को अगर हम पढ़ते हैं तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आँख को उसकी संरचना के आधार पर उसको पढ़ने के लिए उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली लेयर होती है वो होती है आउटर फाइब्रस लेयर, दूसरी होती है वो होती है आपकी मिडिल वेस्कुलर लेयर, और तीसरी लेयर जो होती है वो होती है आपकी इनर नर्वस लेयर। इन्हीं तीनों लेयरों को मिला करके जब हम किसी आँख का अध्ययन करते हैं तो हमें विशेष तौर पर उनके फंक्शंस के आधार पर हम उनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, या 3 भागों में डिवाइड होता है, और उनको हम पहले वाले को जिसको हमने पहला नंबर दिया है वो है आउटर फाइब्रस लेयर, दूसरी है आपकी मिडिल वेस्कुलर लेयर, और तीसरी है आपकी इंफीरियर नर्वस लेयर। जो इंफीरियर नर्वस लेयर होती है उसमें सभी प्रकार की संवेदनाएं जैसे रॉड्स, कोन्स और जो नर्व्स वगैरह जो होती है वो आपको नर्व्स के माध्यम से मस्तिष्क तक उनका संवेदन पहुंचाती है। तो शुरू करते हैं। आंख की सबसे बाहरी परत जो होती है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, जूम करते रहिएगा। आंख की जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है स्क्लेरा, जो सबसे ऊपर की। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने कभी ऑनियन देखा हो, प्याज देखा हो, तो प्याज को जब आप छीलते हैं तो उसके अंदर से लेयर बाय लेयर निकलती हैं। आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा प्याज है जिसमें केवल और केवल 3 लेयर है, और उन तीनों लेयर में सबसे पहली लेयर जब हम उसको हटा रहे हैं तो वो उसका नाम है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है वो आंख का 5/6 6वां हिस्सा जो होता है वो पीछे का कवर अप किए रहता है। विशेष तौर पर स्क्लेरा जब आगे की तरफ जाता है तो इसको हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं, जो आंख का 1/6 हिस्सा जो होता है उसको कवर किए रहता है। स्क्लेरा जो होता है वो पूरी तरीके से पारदर्शक होता है, इसमें से किसी भी चीज प्रकाश का आना जाना जो भी है पारदर्शक है, तो वो उसमें से प्रकाश का आदान प्रदान होता रहता है। स्क्लेरा जब आगे की तरफ बढ़ता है, स्क्लेरा जो लेयर है जब वो आगे की तरफ बढ़ती है तो आगे जाकर के वो कॉर्निया में परिवर्तित हो जाती है, और कॉर्निया आगे होता है पारदर्शक। ठीक है, स्क्लेरा आप समझ चुके होंगे। स्क्लेरा जो होता है वो पीछे से, इसको आप श्वेत पटल भी कहते हैं,
इसका कलर जो होता है वो सफेद होता है, जो हमें आँख का व्हाइट पोर्शन जो दिखता है वो पूरा स्क्लेरा होता है, और जो हमें आँख का ब्लैक पोर्शन जो दिखता है आगे गोल उभरा हुआ भाग जो दिखता है ये हमारा होता है कॉर्निया। ये स्क्लेरा का ही रूपांतरित भाग है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। और विशेष तौर पर स्क्लेरा के जो फंक्शंस होते हैं वो विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो आँख की अंदरूनी जो संरचना है उसको प्रोटेक्ट करना है, आँख की अंदरूनी संरचना को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षात्मक कवरअप देना, और उसके साथ में जो कोरोइड वगैरह, कोरोइड और रेटिना जो लेयर हैं उनको, इसमें विशेष तौर पर आप देखिए जो कॉर्निया होता है उसको किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। और स्क्लेरा में जो व्हाइट पोर्शन होता है उसमें बहुत कम ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है। ये तो पहली लेयर है, स्क्लेरा हमारा हो गया पहला भाग। दूसरी लेयर की जब हम बात करें, मतलब हमने प्याज की एक परत को निकाल दिया है, अब हमें जो दिख रहा है वो हमारा है कोरोइड। कोरोइड पीछे से जाकर के वेस्कुलर लेयर है, जैसा कि बताया गया है पूरी तरीके से, इसमें ब्लड बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, और पूरे जो आपका जो स्क्लेरा था उसको भी इसी के माध्यम से ब्लड की सप्लाई जो भी पूर्ति होती है वो होती रहती है कोरोइड के माध्यम से। तो कोरोइड पीछे के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका लगभग कोरोइड का 5/6वां हिस्सा जो है वो लगभग बहुत पतला, एक थिक जो एक तरीके से आप मान लीजिए कि थिक लेयर होती है, और आगे चल के यही कोरोइड आगे चल के आपका सिलियरी बॉडी और आइरिस में परिवर्तित हो जाती है। सिलियरी बॉडी जैसे ही आगे की तरफ जाती है तो वो आइरिस का रूप ले लेती है। इनका नाम जो है इनकी रचना के आधार पर या फिर इनके रूपों में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर आगे की तरफ बदलता चला जाता है। तीसरी लेयर होती है आपकी रेटिना। रेटिना विशेष तौर पर इंटरनल आपकी नर्वस लेयर है, इसमें संवेदनाओं को कलेक्ट करना और काफी सेंसराइज लेयर होती है, और जिससे कि संवेदनाएं जो होती हैं वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट होती हैं और मस्तिष्क तक उनका जो भी मैसेज है वो पहुंचता है। रेटिना जो होती है वो पीछे से शुरू होकर के और आपका जो सिलियरी बॉडी होती है उनके पास तक जाकर के समाप्त हो जाती है। रेटिना जो होती है वो विशेष तौर पर इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी एक फिल्म की तरीके से काम करती है। रेटिना एक फिल्म की तरीके से काम करती है जिस पर उसका जैसे एक तरीके से चित्रांकित होता है, उसका डायग्राम जो है वो बनता है, ठीक है। और अब इन तीन लेयरों की बात हमारी क्लियर हो गई। आउटर फाइब्रस लेयर होती है वो श्वेत पटल जिसको आप बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, वो विशेष तौर पर फंक्शन की अगर बात करें हम तो फंक्शन के माध्यम से ये हमारी इस पूरी आंख को कवर किए रहता है। दूसरी बात ये इसको प्रोटेक्शन देता है जिससे कि बाहरी आघात से या बाहरी चोटों से आंख के आंतरिक हिस्सों को बचाया जाए। कोरोइड जो है वो इसका दूसरा वाला पोर्शन होता है जिसको आप मिडिल वेस्कुलर लेयर कहते हैं। मिडिल वेस्कुलर लेयर के माध्यम से आप यही जो कोरोइड है वो आगे चल करके सिलियरी बॉडी और सिलियरी बॉडी के आगे चल करके ये आइरिस में परिवर्तित हो जाती है। उसी तरीके से रेटिना जो है, रेटिना एक फिल्म की तरीके से कार्य कर रहा है जिस पर जो भी प्रकाश किरण आकर के और सबसे पहले आइरिस और लेंस पीपल के माध्यम से होती हुई जाकर के रेटिना पर प्रतिबिंबित होती है। कोई भी डायग्राम बनता है, कोई भी चित्र बनता है हमारी आंख में वो रेटिना पर बनता है। अब एक पोर्शन ये है, अभी हमने पीछे वाले पोर्शन की बात की, अब एक पोर्शन ये है जिसमें सिलियरी बॉडी है, कॉर्निया है, आइरिस है, पीपल है, लेंस है और भी बहुत सारी चीजें। तो आगे वाला पोर्शन जो होता है और एक पीछे वाला, आपको इसकी लेयर के अनुसार या फिर इसके जो भी भाग हो सकते हैं उसके अनुसार इसको तीन भागों में डिवाइड किया। आउटर फाइब्रस लेयर होती है, मिडिल वेस्कुलर लेयर होती है और इंटरनल नर्वस लेयर होती है, इंफीरियर नर्वस लेयर। अब हम आंख को अगर उसके जो उसमें अंग हैं या फिर जो उसके भाग हैं उनके अनुसार देखते हैं तो आंख को विशेष तौर पर दो भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। एक भाग ऐसा है जो लगभग पीछे वाली लेयरों से ही मिलकर के बना है। तो आंख का जो आगे वाला पोर्शन होता है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया में किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। और अब प्रश्न ये उठता है कि जब इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो फिर इसको
बाकी चीजें जो है, इसका जो एक तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो उसके लिए हम आगे आएंगे टॉपिक पर। कॉर्निया आंख की सबसे बाहरी पारदर्शक परत होती है जो उभरा हुआ भाग होता है उसकी, और उसके बाद आता है आइरिस। आइरिस क्या है? तो आइरिस कोरॉइड का ही एक अंतिम रूपांतरित भाग है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है या फिर आंख में कितनी रोशनी अंदर पहुंचनी है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर से, तो वो उसको कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा आप जब किसी ऐसी जगह से जहां पर प्रकाश अधिक हो, जहां पर रोशनी अधिक हो, ऐसी जगह से जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा समय लगता है उस अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखने के लिए। तो वो सब जो भी कार्य, जो भी समय लगता है वो आइरिस को एडजस्ट होने में लगता है। जो आपका आइरिस होता है ये एक डायफ्राम की तरीके से कार्य करता है, जिससे कि आंख में जो रोशनी है वो कितनी जाए अंदर। जब आप हाईली लाइट एरिया से जब किसी डार्क रूम में आते हैं तो आपको थोड़ा सा समय एडजस्ट करने में लगता है, जिससे कि महसूस होता है आपको कि हाँ कुछ समय के लिए हमें थोड़ा बहुत ऐसा मेहनत सी करनी पड़ी या हमें एडजस्टमेंट करना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ प्राकृतिक होता है, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम अपनी आंखों को बंद तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने किसी अंधेरे क्षेत्र से जब हम लाइटली एरिया में जाए तो वहां पर हमें थोड़ा सा समय लग जाएगा एडजस्टमेंट होने में, या फिर लाइटली एरिया से जब हम डार्कनेस में आते हैं या डार्क रूम में आते हैं तो फिर हमें उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट में समय लगता है। ये सारी की सारी प्रोसेस जो होती है वो आइरिस के एक तरीके से मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। आप ऐसे समझ लीजिए, ये आंख का ये सामने वाला पोर्शन है, ये हमने आपको एक साइडली पोर्शन दिखाया। अब आप ऐसे समझ लीजिए ये आंख का सामने से पोर्शन है। इसमें क्या होता है, दो लंबवत फाइब्रस ऊतक होते हैं, बहुत सारे लंबवत होते हैं और कुछ होते हैं राउंड अप इस तरीके से। इसमें क्या होता है, जब ये जो लंबवत ऊतक होते हैं जब वो एक तरीके से ऐसे जब प्रकाश की मंदता होती है, प्रकाश जब कम होता है तब आप ऐसे समझ लीजिए कि वो इसको खींच करके संकुचित होकर के और जो पुतली होती है आपकी, जो पीपल होता है उसके एरिया को बढ़ा देते हैं। इसका कारण ये है कि अधिक से अधिक प्रकाश जो है, अधिक से अधिक रोशनी जो है वो लेंस से होकर के रेटिना पर पड़े, जिससे कि स्पष्ट प्रतिबिंब बनाया जा सके। और जब हम किसी लाइटली एरिया में जाते हैं तो ये पीपल जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जब ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसका एरिया जो है वो बहुत कम हो जाएगा, तो एरिया के कम होने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो होता है वो उसमें रोशनी जो है, आंख के अंदर जो रोशनी है वो सीमित मात्रा में जाएगी, या हमें जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में पहुंचेगी। जिससे कि जैसे आपने देखा हो अचानक से बहुत तेज रोशनी जब आंखों के सामने पड़ती है तो फिर आंखें एकदम से चकाचौंध हो जाती है। तो वो ऐसा इसके एडजस्टमेंट में जो समय लगता है, अचानक से जो एकदम से रोशनी आती है तो उसके एडजस्टमेंट में जो समय लगता है, आपने देखा होगा कभी कोशिश की होगी सूर्य की तरफ देखने की। जब आप किसी हाईली जब लाइटली एक किसी वस्तु को देखते हैं तो आपको लगा होगा कि हाँ हम उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हमें ऐसा महसूस होता है। तो उसका क्या होता है, ये जो प्यूपिल होता है उसका एरिया बहुत कम हो जाता है ज्यादा लाइट की वजह से, जिससे कि हमें वो वस्तु स्पष्ट तौर से नहीं दिखाई देती। हम कोशिश करते भी हैं तो फिर हम कुछ समय बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा आंखों में कोई डिफेक्ट पड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो आपका आइरिस है, ये आइरिस जो होता है वो हमारी आंखों का रंग निर्धारित करता है। ये पिगमेंटेड पूरा फाइब्रस ऊतक होते हैं जो एकदम से स्ट्रेस के होते हैं और ये पिगमेंटेड होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पिगमेंटेड होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आंखें जो होती हैं वो ब्राउन होती हैं या ब्लैक, तो लगभग सभी की नॉर्मली होती हैं। आपने देखा होगा नीली आंखें होती हैं, है, या फिर आपने देखा होगा गहरी आंखें होती हैं। तो जो ब्राउन आंखें होती हैं या जो जिनकी नीली आंखें होती हैं वो सब निर्धारित जो होता है वो आइरिस के कलर पर होता है, क्योंकि ये भी एक पिगमेंटेड एक तरीके से पिगमेंटेड कोरॉइड का पिगमेंटेड भाग होता है। इसमें पिगमेंटेड भाग होता है जिसकी वजह से आंखों का जो कलर होता है वो निर्धारित होता है। अब दूसरा इसमें एक और पोर्शन आपको दिख रहा होगा
जिसको आप लेंस कहते हैं। लेंस जो होता है वो जेली के समान होता है, क्रिस्टलाइन होता है, जो सिलियरी जो फाइब्रस तंतु होते हैं, सिलियरी बॉडी से निकलने वाले फाइब्रस तंतु जो होते हैं उनसे कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, एक तरीके से सदा हुआ रहता है, ये इनको साधे रहते हैं। तो जब रोशनी अधिक आती है और एक तरीके से आप देख लीजिए ये उत्तल स्थिति में होता है, किसी वस्तु की डिस्टेंस के माध्यम से हम ये इसमें अपने आप में स्वतः परिवर्तित करता रहता है, अपने आप में परिवर्तित होता रहता है। अब आपको दो पोर्शन जो हमने आपको बताए थे, इसके दो पोर्शन हो जाते हैं। तो दो पोर्शन में क्या होता है, इसमें नेत्र जो होता है एक तरीके से गुब्बारे की तरह होता है। आपने गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारे के अंदर हवा भर दीजिए तो फिर वो फूल के एकदम से एक शेप ले लेता है, एक आकार ले लेता है, और उसकी जब हवा निकल जाए तो फिर उसका आकार जो होता है वो अनियंत्रित हो जाता है या अनिश्चित हो जाता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता, आप कैसे भी उसको रख सकते हैं। तो ऐसे ही आंख है, आंख का जो शेप आपको गोल दिखता है या फिर आंख का जो भी आपको एरिया दिखता है एक तरीके से गोलाकार, तो वो सब कुछ जो होता है वो आंख के इन दोनों पोर्शनों में भरा हुआ ह्यूमर, इन दोनों पोर्शनों में जो आपका पीछे का भाग होता है, आपके जो लेंस के पीछे का भाग होता है वो डिवाइडेशन के माध्यम से दो भागों में डिवाइड होता है। तो जिसमें आपका पीछे वाले भाग में विट्रियस ह्यूमर का है, विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ रहता है, जिसको विट्रियस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। विट्रियस ह्यूमर जो होता है वो आपका रेटिना के संपर्क में रहता है, और इधर वाला जो पोर्शन होता है इसमें दो भाग होते हैं, इसके दो एरिया हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है एक एंटीरियर चैम्बर होता है जो आइरिस के आगे वाला हिस्सा है, और एक पोस्टीरियर चैम्बर है जो लेंस के मध्य वाला हिस्सा है। लेंस के आइरिस के ठीक पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं, आइरिस के ठीक आगे वाले हिस्से को एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। इसमें एक्यूमस ह्यूमर जो है वो भरा हुआ रहता है। ह्यूमर मीन्स होता है शरीर में, मानव शरीर में जो भी तरल पाए जाते हैं या जो भी द्रव पाए जाते हैं उनको ह्यूमर कहा जाता है। तो एक्यूमस ह्यूमर जो होता है वो आपका आइरिस और लेंस के मध्य में रहता है, और विट्रियस ह्यूमर जो है वो आपका आंख के लेंस के जस्ट पीछे वाले भाग में पूरे में जो एरिया होता है उसमें भरा हुआ रहता है। अब इन ह्यूमरों का कार्य क्या होता है, क्यों भरे रहते हैं, या फिर आप इनको देखिए कि इनकी आवश्यकता क्या है। तो अगर किसी गुब्बारे में से हवा को निकाल दिया जाए तो जिस तरीके से वो गुब्बारा एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि वो फिर उसका कोई शेप नहीं रहेगा, कोई आकृति नहीं रहेगी, उसी तरीके से आंख में उस दबाव को बनाए रखने के लिए नेत्र गोलक में आंख अच्छी तरीके से फिट रहे, बाहर निकल के ना गिर जाए, तो इसके लिए ये एक दबाव बनाए रहते हैं, आंख को उस शेप में बनाए रहते हैं जिससे कि उसका एक निश्चित आकार बना रहे। और विशेष तौर पर ये जो होते हैं वो जो आंख होती है उसके अंदर जो भी अंतांग होते हैं, छोटे छोटे जो आंतरिक अंग होते हैं, उनको विशेष तौर पर एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम भी करता है। तो ये जो दो चैम्बर हैं आपके, एंटीरियर चैम्बर और ये पोस्टीरियर चैम्बर, इनमें क्या होता है, जब कभी भी ऐसा होता है कि जो आपका कैनाल ऑफ सीलियम है, कैनाल ऑफ सीलियम जो होता है उसके माध्यम से ये जो होते हैं वो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में एक सर्कल के माध्यम से घूमते रहते हैं, एक सर्कल के माध्यम से वो अपना प्रेशर जो होता है वो बना रहता है। इसी तरीके से जो आपका जो एक्यूमस ह्यूमर है, एक्यूमस ह्यूमर जो होता है वो सिलियरी बॉडी में जो सिलियरी ग्रंथियां होती हैं उनसे स्रवित होता है, और विट्रियस ह्यूमर जो होता है वो भी उन्हीं से स्रवित होता है। तो एक्यूमस ह्यूमर थोड़ा जेली टाइप का होता है, विट्रियस ह्यूमर एकदम से तरल स्वच्छ पारदर्शक साफ जली पदार्थ की तरीके से होता है, दोनों ही पारदर्शक होते हैं जिनसे लाइट जो है वो आसानी से पहुंच सके। अब ब्लाइंडनेस की स्थिति आपने देखा होगा, अंधेपन की स्थितियां जो होती हैं, बिल्कुल दिखाई न देने वाली स्थितियां होती हैं, तो इन स्थितियों में क्या होता है, ब्लाइंडनेस अगर आइरिस के या फिर कॉर्निया की वजह से, ब्लाइंडनेस अगर कॉर्निया की वजह से है तो उसको 100% सही किया जा सकता है। लेकिन अगर वो ब्लाइंडनेस किसी भी प्रकार से रेटिना में कोई भी मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन बिगड़ जाता है, या फिर और भी कोई भी लेंस वगैरह है, लेंस से अगर ब्लाइंडनेस की स्थिति आ जाती है या किसी डिस्टेंसिंग वस्तु को नहीं देख पाने की स्थिति आती है, तो आर्टिफिशियल लेंस जो होता है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है। लेकिन
अगर ब्लाइंडनेस रेटिनल प्रॉब्लम की वजह से आया है तो फिर आप उसको किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल भी आप उसे ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरीके से अगर कॉर्निया, आपने देखा होगा जो आई डोनेट करते हैं, आई डोनेशन जो लोग करते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा आई डोनेट में पूरा ये नेत्रगोलक डोनेट नहीं होता है। आई डोनेशन जो होता है उसमें पूरा नेत्रगोलक डोनेट नहीं होता है, उसमें केवल और केवल कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। केवल कॉर्निया डोनेट हो सकता है, या फिर किसी भी एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए किसी भी व्यक्ति को आप जब कोई आई डोनेट करते हैं तो उसमें केवल और केवल स्थानांतरण की स्थिति जो होती है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति में कोई भी अंग जो है वो प्रत्यारोपित करना है तो उसका प्रत्यारोपण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया का ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसलिए आप इसको एक तरीके से इसको आप कर सकते हैं, ब्लड सप्लाई की वजह से इसको आप एक सर्जरी के माध्यम से इसको आप स्थानांतरित कर सकते हैं। प्रत्यारोपण इसका हो सकता है 100% इसका सफल, किसी भी प्रकार के फेल्यूर की स्थिति नहीं आती है। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मेरा जो कॉर्निया है वो किसी दूसरे व्यक्ति में डोनेट किया जाए या उसको आवश्यकता पड़े तो उसमें प्रत्यारोपण किया जाए। सपोज दैट आप ऐसा समझ लीजिए कि कॉर्निया में भी ब्लड सप्लाई होती है, तो मेरे कॉर्निया में जो मेरा कॉर्निया था वो किसी दूसरे व्यक्ति को जाना है तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित होंगे, क्योंकि ब्लड है तो ब्लड में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी हमारे कॉर्निया में है, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति में उस कॉर्निया को स्थानांतरित करेंगे या फिर प्रत्यारोपण जब हम उसका करते हैं तो उसमें एंटीजन रिएक्शन की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आप ऑर्गन जो है वो एकदम से फेलियर हो सकता है। तो इसलिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि कॉर्निया का जो प्रत्यारोपण है वो इसीलिए 100% सफल होता है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के ब्लड की आपूर्ति नहीं होती। अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें 3 लेयर होती हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। आंख जो होती है, ह्यूमन आई जो होती है उसमें 3 लेयर होती है। एक होती है स्क्लेरा, पीछे का इसका हिस्सा जो होता है वो काफी पतला होता है, आगे जाकर के ये कॉर्निया में परिवर्तित हो जाता है जो पारदर्शक होता है। पीछे का हिस्सा जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है और इसी से आंख को घुमाने वाली मसल्स जो होती हैं वो कनेक्ट रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। दूसरा इसका हिस्सा है कॉरोइड जो होता है वो भी पीछे की तरफ से इसका जो आंख का जो अधिकतम पीछे का हिस्सा जो होता है 5/6वां भाग वो इसको पीछे से कवर किए रहता है। मिडिल वेस्कुलर लेयर होती है तो इसमें रक्त की अधिकता पाई जाती है। आगे जाकर के ये भी सिलियरी बॉडी और आइरिस में परिवर्तित हो जाती है। यदि कॉरोइड जो है वो आगे चल करके आंख के मेन फ्रंट पर जाकर के ये सिलियरी बॉडी और आइरिस में आपकी परिवर्तित हो जाती है। अब बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना जो है वो आंख के जो सिलियरी बॉडी होती है, ये आंख की जो सिलियरी बॉडी होती है उनके सरफेस में जाकर के समाप्त हो जाती है और पीछे का हिस्सा जो होता है इसका ये पूरा का पूरा आंख को अंदर से कवर अप किए रहता है। आंख का आंतरिक हिस्सा इसके इस साइड जो संपर्क में रहता है वो होता है विट्रियस ह्यूमर और इसके इस साइड जो संपर्क में रहता है वो होता है आपका कॉरोइड। विशेष तौर पर आप देखेंगे रेटिना का जब आप अध्ययन करते हैं तो रेटिना जब आप एमबीबीएस की जब फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करेंगे तो आपको देखना होगा, आप देखेंगे उसमें कि रेटिना जो है उसकी 9 से 10 लेयर आपको उसके जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें 9 to 10 लेयर पढ़ने को मिलेंगे। अलग अलग कार्यों के आधार पर उनकी लेयर अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर आप जब एज ए मेडिकल स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको प्रमुख तौर पर रेटिना की 3 लेयरों को पढ़ना है। रेटिना की जो 3 लेयर होती हैं उनमें से सबसे पहली लेयर जो होती है वो पिगमेंटेशन लेयर होती है। आप ऐसे समझ लीजिए इसकी सबसे पहले जो लेयर होती है वो पिगमेंटेड लेयर होती है। उसमें आप ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं, ये मैं आपको पिगमेंटेड सेल बना रहा हूं।
ठीक है, आप ऐसे डायग्राम समझ सकते हैं। ये पिगमेंटेड सेल है। ये पिगमेंटेड सेल जो होती हैं वो एक प्रकार से आपका रेटिना का अंदर से, अब मतलब मैं ये आपको बना के दिखा रहा हूँ, इधर कॉर्नोइड है और इसके अंत में जाकर के यहाँ पर आकर के आपका विट्रियस ह्यूमर है। जब कॉर्नोइड के बाद जब रेटिना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इसकी जब लेयर आप देखते हैं तो सबसे पहली लेयर जो होती है उसमें पिगमेंटेड सेल होते हैं। दूसरी लेयर जो होती है उसमें आप उसको बाइपोलर लेयर बोल सकते हैं, या फिर उसको आप बाइपोलर सेल्स के, उसमें बाइपोलर सेल्स की अधिकता पाई जाती है। बाइपोलर सेल्स जो होती हैं वो रॉड्स और कॉन के इनसे संबंधित रहती हैं। बाइपोलर जो सेल्स होती हैं वो एक तरीके से इनमें ऐसे अवस्थित रहती हैं, रॉड्स और कॉन, ठीक है। बाइपोलर सेल रॉड्स और कॉन जिस लेयर में पाई जाती है उसको बाइपोलर लेयर कह सकते हैं, या फिर उसको बाइपोलर सेल कहते हैं। अब बाइपोलर सेल्स के बाद जो इनसे कनेक्टिव रहती है बाइपोलर लेयर, मतलब ये पिगमेंटेशन सेल्स हैं, ये बाइपोलर सेल्स हैं, और आपका ये है इसके बाद जो कनेक्टिव रहती हैं वो है आपकी गैंग्लियन। पिगमेंटेशन सेल्स, बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स। किसी भी दृष्टि संवेदन को जब हम देखते हैं या फिर आंखों के माध्यम से जब कोई भी लाइटिंग, कोई भी प्रकाश किरण आंखों में पहुंचती है तो वो सबसे पहले कॉर्निया से गुजरती है। कॉर्निया के बाद कितने लाइट की आवश्यकता है, कितने प्रकाश की आवश्यकता है, तो उसके बाद अपने आप को आइरिस जो होता है वो एडजस्ट करता है। एडजस्ट करने के बाद वो लेंस से गुजरती है। कोई भी वस्तु कितनी डिस्टेंस में हमसे रखी हुई है, कितनी दूर है, तो उसको स्पष्ट देखने के लिए लेंस जो होता है वो उसमें खिंचाव या उसमें किसी भी प्रकार का तनाव आना है या आवश्यकता है, तो जैसा उसमें जैसी उसकी स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है वो उसमें अपने आप में एडजस्ट होने के बाद जब ये रेटिना की लेयर पर पड़ता है तो सबसे पहले जो रेटिनल लेयर होती है वो इधर से आप ऐसे समझ लीजिए, ये विट्रियस ह्यूमर यहाँ पर पड़ा हुआ है। विट्रियस ह्यूमर में कोई भी पार्ट विट्रियस ह्यूमर से गुजर करके कोई भी लेयर जब कोई भी प्रकाश किरण सबसे पहले जाएगी तो वो गैंग्लियन से संबंधित होगी, और गैंग्लियन के बाद वो बाइपोलर सेल्स से मिलेगी। बाइपोलर सेल्स के बाद वो पिगमेंटेशन सेल्सों से उसका संपर्क होगा। तो ये तीन फंक्शंस होते हैं आपके रेटिना के। रेटिना को तीन भागों में पढ़ने अध्ययन के तौर पर बांटा गया है। जब आप मेडिकल स्टूडेंट एज ए मेडिकल स्टूडेंट जब आप BA या MBBS की पढ़ाई करेंगे तो वो आपको आगे चल करके उसके 9 to 10 लेयर बताए जाते हैं, या 9 to 10 लेयर होते हैं सेल्स के आधार पर। प्रमुख तौर पर यहाँ पर 3 सेल्स होते हैं। अब एक रॉड्स और कॉन्स जो होते हैं, जो रॉड्स और कॉन्स होते हैं, तो कॉन्स जो होते हैं वो हमें रंगों का ज्ञान कराते हैं, उनसे हमें रंगों की अनुभूति होती है। कलर जो होते हैं कलरों का हमें ज्ञान होता है। और कॉन्स जो होते हैं वो किसी भी काली या सफेद छाया को हमें दिखाते हैं। इन्हीं की मदद से हमें किसी भी प्रकार के दृष्टि का ज्ञान होता है, किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब का ज्ञान होता है, जिससे कि हम असंभव सी, जैसे कि देखना जिस जगह पर ऐसे लगता हो कि वहां देखना संभव नहीं है, तो काली या सफेद छाया या कलर के माध्यम से हम उस वस्तु का आभास कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। अब रॉड्स और कॉन जो होते हैं उनकी सबसे अधिकता जो होती है, सबसे ज्यादा उनका जो पाया जाना जो होता है वो मैक्यूला ल्यूटिया में होता है। मैक्यूला ल्यूटिया में इनकी सबसे अधिकता होती है। तो इस जगह पर पड़ने वाली प्रकाश, इस जगह पर जो प्रकाश पड़ता है इनकी पूरी सीधी रेखा में
उस जगह पर प्रतिबिंब के स्पष्ट बनने की बहुत अधिक संभावना रहती है। बाकी जगहों पर जो भी प्रकाश पड़ता है, जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कोई भी ऊपर की वस्तु आपको देखनी है तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के तब जा करके ऐसी जगहों पर पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो होता है वो आपका मैक्यूलर ल्यूटिया में रॉड्स और कोन्स की अधिकता होती है, जहां पर हमें सबसे अधिक और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। विशेष तौर पर आंखें जो होती हैं वो दो होती हैं, इनमें समायोजन की क्षमता होती है। कोई भी एक वस्तु को देखने के लिए दोनों आंखें जो होती हैं वो उस एक वस्तु को एक माध्यम से देखती हैं। ये इनमें समायोजन की क्षमता होती है। आंखें जो होती हैं वो प्रत्येक वस्तु को आधार, ये हमें बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक आंख से भी उतना ही दिखाई देता है, दूसरी आंख से भी उतना ही दिखाई देता है। जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो दोनों आंखें हमें उस प्रतिबिंब को दिखाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि आंखें हमें, आंखों का दिखाने का प्रोसीजर क्या है। तो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जब तक प्रकाश नहीं है तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे सपोज दैट ऐसे समझिए कि दिन के समय में भी हमें किसी भी ब्लैक वस्तु को हम देख सकते हैं, काली वस्तु को हम दिन में भी देख सकते हैं। तो किसी भी चीज के लिए काली वस्तु को देखने के बाद क्या होता है, हम जब किसी काली वस्तु को देखते हैं, किसी ब्लैक पदार्थ को देखते हैं, तो उसके जो उससे रोशनी जो रिफ्लेक्ट हो रही है हमें कब दिखाई देता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही हैं और वो सूर्य की किरणें उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, रेटिना पर पड़ती हैं, तब हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है, दृष्टि संवेदन हमें तब उसका प्राप्त होता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि अंधेरा है, तो अंधेरे में हमें किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई भी दृष्टि ज्ञान नहीं होता है। बस यही कारण है हमें देखने का जो प्रोसीजर है। दूसरी प्रमुख बात यह है, जैसे कि आप जो भी प्रतिबिंब देखते हैं, जो भी आपको दृश्य दिखता है, तो उसमें क्या होता है, अभी ये वृक्ष जो है वो सीधा खड़ा हुआ है, लेकिन हमारी आंखों की रेटिना पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो एकदम से उल्टा। हमें कोई भी वस्तु खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई वृक्ष खड़ा हुआ है, तो वो वृक्ष जो खड़ा हुआ है वो हमारी आंखों पर उसका जो यहाँ रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसे समझ लीजिए ये एक वृक्ष खड़ा हुआ है और इसका हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो इस प्रकार का बन रहा होगा। मतलब वृक्ष सीधा खड़ा है और यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उसके ठीक अपोजिट उल्टा बन रहा है। तो उस प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाने की जो क्षमता होती है वो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है मस्तिष्क में, ब्रेन में जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है वो उसको ठीक करके और हमें उसको सीधा दिखाने का प्रयास करता है। अब आंखों में होने वाले रोग क्या होते हैं, तो लेंस की कमी से होने वाले दो प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है मतलब जो दूर की वस्तु है उसका ना दिखाई देना, मतलब मायोपिया, और एक होता है जो पास की वस्तु है उसका ठीक से ना दिखाई देना। तो जो मायोपिया होता है और एक होता है हाइप्रोपिया। एक होता है आपका मायोपिया, एक होता है हाइप्रोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में हमें किसी भी दूर की वस्तु का स्पष्ट ना दिखाई देना, और हाइप्रोपिया में क्या होता है, हमें किसी भी पास की वस्तु का ना दिखाई देना। ये कब पॉसिबल होता है, जब लेंस कैसी स्थिति में होता है, जब लेंस अवतल स्थिति में होता है। हमारा लेंस जो है ऐसी स्थिति में ना हो, लेंस का इस स्थिति में ना हो पाना हमें मायोपिया का कारण बनता है, और लेंस का इस स्थिति में हो जाना हमारा हाइप्रोपिया का कारण बनता है। मतलब ये दूरदृष्टि दोष के लिए जिम्मेदार है, और लेंस की ऐसी स्थिति ना हो पाना निकट दृष्टि दोष के लिए जिम्मेदार है। उसके साथ में एक और पॉइंट होता है जो विशेष अपना स्थान रखता है आंखों के रोगों में। यहाँ पर जो आपको कैनाल ऑफ सीलियम दिख रहा है, कैनाल ऑफ सीलियम क्या होता है, ये जो दो पोर्शन अभी बताए थे, एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर, जिनमें एक्यूमस ह्यूमर भरा हुआ रहता है। तो एक्यूमस ह्यूमर जो होता है वो पोस्टीरियर चेंबर टू एंटीरियर चेंबर में, पोस्टीरियर चेंबर से एंटीरियर चेंबर में इस कैनाल के माध्यम से
पहुंचता रहता है एक सर्किल के माध्यम से। जब कभी ऐसा होता है कि इसका जो प्रेशर होता है एक्यूमस ह्यूमर का प्रेशर बढ़ जाए या फिर और बहुत सारे मतलब कोई भी अन्य कारण की वजह से, ये एक अलग बात है कि किस कारण से बढ़ा है, तो ये जब आप आगे चल के और पढ़ेंगे तब आपको जब आप काफ़ी अच्छी तरीके से और जब डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसके कारण क्या होते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर जब ऐसा होने लगता है, मतलब पोस्टीरियर चेंबर से जो एक्यूमस ह्यूमर है वो एंटीरियर चेंबर में नहीं पहुंच पाता है या उस कैनाल में ब्लॉकेज आ जाता है, तो उस वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधता आ जाती है। इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है, 100% ठीक किया जाता है। तुरंत जरूरत होती है एक सर्जरी की जिसमें इस कैनाल को खोल दिया जाता है और उस ब्लाइंडनेस को खत्म कर दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा आँख का जो संवेदी अंग है, जो संवेदांग अंग है, दृष्टि ज्ञान जिससे हमें होता है, वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पुटअप करना है जो अभी तक आपको इसमें क्लियर ना हुआ हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जा करके उसको पुटअप कर सकते हैं। और कल हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए